अब मैं आपको बता देता हूं कि किसको कौन सा इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन लेना चाहिए और किसको कौन सा नहीं लेना चाहिए। अब वो सिलेंडर गलत जगह लगा है, सही जगह लगा है, वो अगर आपकी रनिंग 1500-1600 किलोमीटर से ज्यादा है महीने की, क्या अभी जो है वो ग्रैंड विटारा कोई सेंस भी बनाती है लेने का। लेकिन जो एक्चुअल फन होता है, मतलब स्टीयरिंग कनेक्ट, मतलब बॉडी रोल, ये दोनों चीजें जो है इस गाड़ी में। तो हेलो दोस्तों, विक्टोरिस आ चुकी है, बहुत सारे उससे रिलेटेड सवाल हैं, अभी जो है वीडियोस भी आ चुकी हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, चलती कैसी है। तो जितनी भी वीडियोस हैं जहां पे भी आप देखोगे, ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आता है कि एग्जैक्टली वैसी ही चलती है जैसे ग्रैंड विटारा चलती है। तो अब जो मेन मुद्दे हैं लोगों के, जो मेन क्वेश्चंस हैं, वो ये नहीं बचे हैं कि किस तरीके से चलती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने ग्रैंड विटारा, ब्रेजा इन सबको चला चुके हैं। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है कि इज इट वर्थ द मनी, किसको ये लेनी चाहिए और कौन से वेरिएंट्स लेने चाहिए। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन बताऊं, किसको नहीं लेनी चाहिए, कौन से वेरिएंट्स नहीं लेने चाहिए, कौन सा इंजन पार्ट है कॉम्बिनेशन से जो है वो आपको किस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट में दूर रहना चाहिए। और एक और चीज वो ये कि क्या ये क्रेटा को बीट कर पाएगी एज एन अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। मैं वहां का होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइव, एंड लेट्स सी कि सारे क्वेश्चंस जो विक्टोरिया से रिलेटेड है उसके आंसर क्या हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है कि व्हाई विक्टोरिया, क्यों है ये। क्योंकि ग्रैंड विटारा और हाई राइडर जो ऑलरेडी इस सेगमेंट में, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे इसी इंजन्स के साथ मार्केट में थी, तो ये क्यों निकाली गई। तो इसका बहुत ही सिंपल जवाब है, सिर्फ और सिर्फ उनको क्रेटा को डोमिनेट करना है, इस सेगमेंट को डोमिनेट करना है जो मारुति ऑलमोस्ट हर सेगमेंट को करती है। और उसका सबसे बड़ा तरीका डोमिनेट करने का है टच पॉइंट्स। सिंपल सी चीज है कि जो Hyundai क्रेटा है उसके इतने बिकने का बहुत बड़ा एक और रीजन है कि 1300 उसके डीलरशिप्स हैं इंडिया में, ठीक है। अब उसके सामने खड़ी कर दी आपने ग्रैंड विटारा। नेक्सा के डीलरशिप कितने हैं, 550, मतलब लेस देन हाफ, ठीक। तो अगर आपका टच पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तो ज्यादातर लोगों को ऑप्शन मिलेगा, छोटे गांव है, ये हैं, वो, इनको सबको जो है वो क्रेटा के बारे में पता है, लेकिन ग्रैंड विटारा के बारे में बहुत छोटे शहरों में नहीं पता है। और मारुति के अरीना के पता कितने टच पॉइंट्स हैं, ओवर 3000 टच पॉइंट्स, तो मतलब Hyundai से मोर देन डबल। सो दिस इज द मेन रीजन वो इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने या पेनिट्रेट मार्केट में करने के लिए उन्होंने लॉन्च करी है। सिंपल आंसर। दूसरा क्वेश्चन वो ये कि इसका जो नॉर्मल इंजन है जो मैक्सिमम लोग ले पाएंगे, क्योंकि हाइब्रिड लगभग आपका 17 लाख से स्टार्ट हो रहा है, वो है एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर K15C इंजन जो 103 PS और लगभग 138 न्यूटन मीटर के आसपास बना रहा है, ठीक है। तो बहुत ही नेचुरल क्वेश्चन ये है कि क्या ये इंजन अंडर पावर्ड है फॉर दिस कार कि नहीं है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता दूं, आप मेरी ग्रैंड विटारा वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने यही वाला इंजन जो है वो टेस्ट कर रखा है विद 4 पीपल एंड लगेज। और मैंने जो है वो पहले ऑब्वियसली क्रेटा सेल्टॉस का 1.5 NA चला रखा है, आपको होंडा एलिवेट की वीडियो मिल जाएगी। तो सिंपल हिसाब किताब ये है कि अगर आप इसको क्रेटा और सेल्टॉस से कंपेयर करोगे तो शहर में जो इन गियर एक्सेलरेशन वगैरह होता है मैनुअल वेरिएंट में, वो इस इंजन का बेटर है क्रेटा सेल्टॉस से। उसके दो कारण हैं। वो एक ये है कि इसमें 5 गियर हैं तो इसका शॉर्ट गियर रेशियोज हैं, उस वजह से ये जल्दी स्टार्टिंग में जल्दी कूद के उठती है। कंपैरेटिवली क्रेटा सेल्टॉस के स्टार्टिंग के ही 3 गियर्स लॉन्ग है, मतलब उनके सारे गियर से लॉन्ग है, तो आपको थोड़ा सा लेजी लगती है। और दूसरी ये चीज ये है कि ये थोड़ी सी कर्व वेट में कम है क्रेटा सेल्टॉस से। अब हम करें बात कंपेयर टू होंडा एलिवेट, तो ऑब्वियसली होंडा एलिवेट के जो 121 bhp हैं वो उसके मैनुअल में प्रॉपर फील भी होते हैं और सुनाई भी देते हैं, तो उसके भी गियर रेशियो शॉर्ट हैं। इसी वजह से जो स्टार्टिंग का एक्सेलरेशन है वो एलिवेट का इससे बेटर है, दोनों क्रेटा सेल्टॉस से बेटर है। लेकिन अब आ गई बात हाईवेज की। तो हाईवेज पे एक तरीके से कह लीजिए जो लॉन्ग लेगेड नेचर होता है, मतलब अगर आप 100 पे क्रूज कर रहे हैं तो इस गाड़ी में 5 ही गियर हैं, बाकी उन सब गाड़ियों में 6 गियर हैं, तो इसमें थोड़ा आरपीएम ज्यादा रहता है, मतलब लगभग 2800 आरपीएम पे रहते हैं ये एट 100 km/h 5th गियर पे। वो गाड़ियां लगभग 2200 आरपीएम के आसपास रहती है। उस पर्टिकुलर टाइम पे जो है अगर आपको 100 के ऊपर ओवरटेक करना, मतलब आपको तेज ही चलानी है गाड़ी, तो हाँ वो गाड़ियों का ओवरऑल जो है वो पिकअप थोड़ा बेटर होगा, मतलब 100 to 130 उनका बेटर होगा, क्योंकि ये इंजन बहुत ज्यादा हायर आरपीएम पे जाके थोड़ा दम तोड़ देता है। तो सिटी यूज के लिए ये आपको क्रेटा सेल्टॉस NA से बेटर लगेगी, एलिवेट से कम लगेगी। और ओवरऑल अगर आपको 1.5 NA में थोड़ा फन ढूंढना है, थोड़ा सा ये है कि जितने भी कम ही टॉर्क है सब गाड़ियों में, लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा टॉर्क किसका है, वो एलिवेट का है, तो ये जो इंजन है वो वीकेस्ट नहीं लगता है सेगमेंट में। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट अबाउट एवरेज। एवरेज आपको पता ही है मारुति की गाड़ियों का ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा रहता है, मैं यहाँ पे ARAI नंबर्स डाल दूंगा,
लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में अगर बात करूं तो मैं आपको सिंपली चीज बता दूं, आप कहीं भी चलाओगे, चाहे हाईवे पे चलाओ, चाहे सिटी में चलाओ, चाहे आप दोनों में चलाओ, तो आपका जो ओवरऑल एवरेज है उसका सिंपल हिसाब किताब ये है कि ये इंजन सबसे ज्यादा देगा, उसके बाद आपका जो है वो क्रेटा सेल्टॉस का देता है, और उसके जस्ट पीछे आपका एलिवेट का देता है। तो इसका जो एवरेज है वो उन गाड़ियों से बेटर ही रहेगा, और स्पेशली इसका बेटर रहेगा सिटी में। सिटी यूज में वो गाड़ियां जो हैं, डिस्पाइट किसी में भी बहुत ज्यादा कुछ पावर नहीं है, वो गाड़ियां आपको 10-11 का ही एवरेज देती हैं। ये वही कंडीशंस में आपको 13-13.5 दे देगा। तो इतना फर्क है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का फर्क है। सारी ही गाड़ियां ये जो हैं वो चारों गाड़ियां बहुत ज्यादा कुछ खास एवरेज नहीं देती। कुछ ऐसे टर्बो पेट्रोल इंजन हैं, लाइक मे भी कह लो 1.5 TSI या 1.5 GDI, जो हाईवे क्रूज पे ऑटोमेटिक के साथ इनके ऑटोमेटिक से बेटर एवरेज देते हैं। परफॉर्मेंस अगर आप चाह रहे हो गाड़ी से, स्पेशली सिटी यूज में, मतलब जहां पे 40-80 होता है या फिर जो है वो 20-60 होता है, तो आप इसका हाइब्रिड ऑप्शन ही चुनना। ऑन पेपर हाइब्रिड वीक लगता है, लेकिन शहर में चलाने में इट्स वेरी वेरी क्विक। मतलब जो दूसरे डीजल ऑटोमेटिक्स होते हैं उनके बराबर क्विक है ये, इसका हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन। तो दैट इज वाई परफॉर्मेंस के लिए आपको स्ट्रेट लाइन में जाना है तो हाइब्रिड ही चुनना। अब आ जाती है सीएनजी की बात। तो सीएनजी में भी वही चीज है कि हाईवेज पे जब आप जाओगे ज्यादा लोड के साथ, तब आपको फील होगा कि हाँ ये सीएनजी गाड़ी है आपकी, क्योंकि सीएनजी का भी ऑब्वियसली वेट ऐड हो गया और बाकी पैसेंजर्स का भी ऐड हो गया। लेकिन सिटी में चलाने को आपको कुछ ज्यादा फर्क फील नहीं होगा, पेट्रोल और सीएनजी में आराम आराम से ही चलती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किसको कौन सा इंजन गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन लेना चाहिए और किसको कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो ये चीज सबसे पहले बात कर लेते हैं 1.5 NA की। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ बताई कि अगर आपका बजट जो है कम है और आपको कम बजट पे एक लोअर अच्छा वेरिएंट लोडेड चाहिए, तो आप इसका 1.5 NA ले लो। मैक्सिमम सिटी में यूज़ हो, सिटी में आपका जैसे आप मान लो जो है वो 1000-1200 किलोमीटर चलते हो, आपको कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों से बेटर एवरेज चाहिए 1.5 NA में अगर आप कंपेयर करो तो आप इसका क्लियर कट आराम से ले सकते हो। इतना सिटी में आपको परेशान नहीं करेगा, दूसरा गाड़ियों से थोड़ा तेज़ ही है ये। दूसरी चीज़ जो इसका 1.5 NA के साथ ऑटोमेटिक है, वो आप 16 लाख रुपए के ऊपर जो है वो इसका मत जाना, मेरे हिसाब से तो मत जाना, क्योंकि वो जो कॉम्बिनेशन है टॉर्क कन्वर्टर के साथ, 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ, वो आप ले लो, VXI तक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ZXI या ZXI प्लस में आगे जब निकलते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी कम हो जाती है कि वो प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पाती है। मतलब 19 लाख रुपए में फिर वो ऑटोमेटिक जस्टिफाई नहीं होगा परफॉर्मेंस की वजह से। दूसरी चीज, उसके जो टॉप मॉडल है ZXI प्लस, उसमें ADAS आता है। वो सिर्फ और सिर्फ ADAS आपको 1.5 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिल रहा है, आपको हाइब्रिड के साथ नहीं मिल रहा है। ADAS का करोगे क्या? इंजन जब हाईवे फ्रेंडली है ही नहीं उतना ज्यादा, ओवरटेक्स में जो है वो अच्छा खासा थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाता है कंपैरेटिवली, तो आप 18, 19, 20, 21 लाख रुपए की विद ADAS वाला मॉडल लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्किप दैट मॉडल। दूसरी गाड़ियों का जो 1.5 CVT है उनकी हाईवे परफॉर्मेंस उससे बेटर है, तो आप उन पे जा सकते हो। तीसरी चीज ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने सबको बताया है, अगर आपकी रनिंग 1500-1600 किलोमीटर से ज्यादा है महीने की, मतलब आप ये चीज कह लो कि आप रोज चलते हो, गाड़ी चलाते हो, 30-35 किलोमीटर चलाते हो, और आप कभी कभी या हर हफ्ते या महीने में 2 बार घूमने भी जाते हो 200-250 किलोमीटर, तो ओवरऑल अगर आपकी 1500-1600 किलोमीटर से ज्यादा रनिंग हो रही है और आपका बजट 17 लाख रुपए एक्स शोरूम के आसपास है, तो कोई और दूसरा 1.5 NA CVT या टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक लेने की जरूरत नहीं है। गो फॉर दिस हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ले लो, बात खत्म करो। क्योंकि वो गाड़ियां लिटरली 11-12 का एवरेज देंगी ऑटोमेटिक में, ये आपको 20-22 का देगी। तो इतना फर्क आ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मान लो आप एक साल में भी 15,000 किलोमीटर 16,000 किलोमीटर चले और 3-4 साल में 40,000, तो आपको लाखों का पेट्रोल बचेगा कंपैरेटिव टू दोस कार्स। और इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जो है अच्छा खासा तेज भागता है। तो 17 लाख रुपए एक शोरूम से आपको बहुत ध्यान से इसके जो है वो VXI हाइब्रिड पे तरफ देखना है। बहुत ही बढ़िया है चलने में, हाईवे यूज भी बढ़िया कर लेगा, सिटी यूज भी बढ़िया, रोज की गाड़ी बढ़िया, वो सब बढ़िया। एक चीज है विट इज बूट स्पेस, उसको वही है, आपको अगर छोटे छोटे बैग्स में आप बांट लोगे तो मतलब ओवरऑल हिसाब किताब ये हो जाएगा कि थोड़ा सा आपको स्मार्टली पैक करना पड़ेगा। उस चीज को छोड़ के दैट इज एन इनक्रेडिबल प्रोपोजिशन। जो चीज मैंने 1.5 NA के बारे में बोली वही चीज CNG पे भी होती है। CNG की बेस्ट चीज ये है कि उसमें बूट स्पेस आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। तो अगर आप, जैसे मैंने क्या बताया, अगर आप मैनुअल के साथ हैप्पी हो शहर में भी और हाईवेज पे भी, और आपको एक गाड़ी चाहिए फॉर द फैमिली एंड यू आर डन, मतलब उसके बाद आपको सोचना ही नहीं है, तो आप जो है वो CNG लो। CNG मैनुअल में और 17 लाख रुपए के ऊपर ऑटोमेटिक में हाइब्रिड, ठीक है। पैसे बचाने हैं तो बहुत बढ़िया गाड़ियां हैं दोनों।
और सीएनजी में आपका जो है वो सिलेंडर भी नीचे आ जाता है। तो एक और सवाल है लोगों का, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ कि क्या वो सिलेंडर गलत जगह लगा है, सही जगह लगा है? वो बहुत ही परफेक्ट जगह लगा है, ये उसका आंसर है। क्योंकि आप खुद सोचो कि जो डिक्की होती है, मैक्सिमम डिक्की के अंदर सिलेंडर होता है, वो एक क्रम्पल जोन होता है, ठीक है। पीछे से कोई ट्रक हिट करे, कुछ हिट करे, तो आपका जो है वो क्रम्पल होता ही है वो जोन, और मैक्सिमम गाड़ियों में सिलेंडर जो होता है वही बीच में आएगा। लेकिन ये तो नीचे लटका है सिलेंडर, पीछे से अगर कोई टक्कर मारेगा, बड़ी कोई बस टक्कर मार रही है, तो ये तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो आपका फायदा है इसमें। और सिलेंडर्स में एज सच जो है बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है सीएनजी में। उनके जो पाइप्स होते हैं वो सब इस तरीके से डिजाइंड ही होते हैं, स्पेशली एक मैन्युफैक्चरर से लगाई हुई सीएनजी में, उसमें आपका सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत बढ़िया होते हैं। तो आपका तुरंत सप्लाई जो है सीएनजी की ब्लॉक हो जाती है कुछ भी होने पे, और कोई भी इस तरीके का लीकेज वगैरह नहीं होता। आगे हम वेरिएंट की बात करेंगे, चिंता मत करिए, वेरिएंट्स की भी बात करेंगे कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। एक और पावर ट्रेन आ जाती है विच इज ऑल व्हील ड्राइव 1.5, जो सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ सिर्फ टॉप एंड में आता है। हाँ, अगर आप ये है कि आपकी बहुत बड़ी कोठी है माउंटेन्स में, ठीक है, और वहाँ जो है वो 4-5 महीने या 3-4 महीने जो है स्लश होता है जब बारिश हो जाती है, या फिर स्नोफॉल होती है, और आपके पास अच्छा खासा पैसा है और आपको एक ऑल व्हील ड्राइव थोड़ी सी लग्जूरियस टाइप की गाड़ी लीजिए, आपको मतलब जिम्नी और उस तरीके की गाड़ियाँ नहीं समझ में आती हैं, तो आप इस पे जा सकते हैं। बहुत ही रेयर केस है। तो आपके एक और क्वेश्चन आता है कि क्या अभी जो है वो ग्रैंड विटारा कोई सेंस भी बनाती है लेने का, या फिर क्यों ली जाए, या फिर इस तरीके से। तो देखिए, ग्रैंड विटारा में 2-3 पॉइंट्स ऐसे हैं, स्पेशली ऊपर वाले वेरिएंट्स में। जैसे लेट्स से कि आप शोफर ड्रिवन है, आपको मतलब ही नहीं फ्रंट के लुक से या फिर डैशबोर्ड लुक से जो नए आए हैं, और ग्रैंड विटारा में आपको पीछे वाला सीट रिक्लाइन का ऑप्शन मिलता है, प्लस आपको सनशेड्स भी मिल जाते हैं। तो फॉर पीछे बैठने वाला गाय, शॉफर ड्रिवन आदमी जो जिसकी खुद गाड़ी है और दूसरा आदमी चलाता है, उसके लिए ग्रैंड विटारा फिर भी पीछे वाले सीट के ऑप्शंस के लिए थोड़ी बेटर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो है इसमें नहीं है। विक्टोरियस की पीछे वाली सीट थोड़ी सी मतलब स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा रिक्लाइंड नहीं है। सो उन पर्टिकुलर सेंस में जो है वो, चाहे क्रेटा हो गई जिसमें रिक्लाइनिंग का ऑप्शन है, चाहे जो है ग्रैंड विटारा हो गई, वो थोड़ी बेटर है। एक और सवाल है लोगों का, लेकिन होना नहीं चाहिए सवाल, फिर भी आ जाता है कि क्या ये सेफ है। तो जैसे उसको एक खिताब मिला है सेफेस्ट गाड़ी का, तो क्या ये वैसी है? तो देखिए, उसी चीज़ को बताने के लिए मारुति ने जो है वो भारत एनकैप के अलावा ग्लोबल एनकैप में भी टेस्ट कर लिया, उसमें भी 5 स्टार आ गए, ठीक है। और मैक्सिमम गाड़ियों से इसका स्कोर बेटर है। बेसिक हिसाब किताब ये है कि जब आप इसके बॉनेट या दरवाजे ये सब उठा के पटकोगे, तो आपको लगेगा कि ये वैसी ही है जैसे ग्रैंड विटारा है या फिर जो है वो हाईराइडर। सिंपल हिसाब किताब ये है कि अगर आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए, दरवाजे भारी भारी चाहिए, तो आपके लिए नहीं है ये। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में सेफ गाड़ी चाहिए और आपको टेंशन फ्री रहना है कि मैंने सही सेफ गाड़ी ली है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक्चुअल सेफ्टी नीड है, और आपको नीड ये नहीं कि मेरी नीड हो कि दरवाजे भारी हो, तो आप जो है ये गाड़ी ले सकते हैं। ये सेफ है, इसमें ऐसा कोई दो राय नहीं। दूसरी बात ये है कि ये बहुत ही रेयरली ऐसी गाड़ी है जिसका जो साइड टेस्ट है उसमें पूरा ही ग्रीन है, ठीक है। तो इसको बस एक जगह जो है वो थोड़ा सा मार्जिनल प्रोटेक्शन मिला है। बाकी अगर आप उसको दूसरी भी 5 स्टार गाड़ियों से, इवन सफारी वगैरह से भी कंपेयर करोगे, तो इसमें जो है वो जो एब्डोमेन वगैरह की सेफ्टी है वो काफ़ी अच्छी है साइड टेस्ट में। तो दैट इज़ वाई इट्स ए गुड सेफ कार। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में सेफ्टी से रिलेटेड। ये भी एक रीज़न है जिस वजह से इसको क्रेटा से ऊपर निकल जाना चाहिए। तो पहले हमने चीज़ देखी कि डीलरशिप्स, 3000 डीलरशिप्स। दूसरा जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो क्रेटा के डीजल को अच्छा खासा मतलब एक तरीके से कह लो टक्कर दे सकता है, अबव 17 लाख रुपीज़। और डीजल ऑटोमेटिक क्रेटा से इसका बहुत ज़्यादा एवरेज है, इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन। हाईवेज पे भगाने में कंपैरिजन आएगा, लेकिन बाकी अंडर 100 किलोमीटर पर आवर देयर इज़ नो कंपैरिजन। तीसरी चीज़ जो ये आ गई विच इज़ सेफ्टी। क्रेटा का रीइंफोर्स प्लेटफॉर्म है, वी डोंट नो कि कितना सेफ है, और इसका प्रॉपरली सेफ है। तो दिस इज़ ए बिग ड्रॉ टुवर्ड्स इट, जो इसको हो सकता है सेगमेंट लीडर बना दे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि जितने भी सेफ्टी फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे स्टैंडर्ड हैं। इवन TPMS भी जो है वो इसके सेकंड वेरिएंट से आ जाता है। तो आपको जो है वो मैक्सिमम सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपको चाइल्ड सीट माउंट्स मिल रहे हैं, आपको हिल होल्ड मिल रहा है, 6 एयरबैग्स तो आ ही गए हैं, आपको मतलब सभी कुछ मिल रहा है जो एक सेफ कार में जरूरी होता है। और दैट इज़ वाई इसके 5 स्टार्स हैं। अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कोई जो छूट गई होती तो नहीं मिलते 5 स्टार्स। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट जो क्वेरी, उसके बाद हम वेरिएंट्स पे चलेंगे। तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है कि किसको नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल हिसाब किताब है। अगर आप ये चाहते हो कि मेरी गाड़ी थोड़ी यूनिक रहे, तो आप हाई राइडर ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसी का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है तो विक्टोरियस जो है वो आगे इतनी रोड्स पे हो जाएंगी कि कॉमन हो जाएंगी। तो वो अगर थॉट प्रोसेस है तो आप हाई राइडर ले सकते हो, या फिर और भी दूसरी गाड़ियाँ हैं, एलिवेट कम दिखती है रोड पे, ये सब चीज़ें। दूसरी चीज़ आ गई कि क्या मैं जो हूँ इस गाड़ी से फन कर सकता हूँ। तो देखिए, वही बात है कि अगर आप स्ट्रेट लाइन फन की बात करो
तो हाँ, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड से आप जो है वो शहर में जो 2260 है या फिर 4280 है वो बहुत तेजी से कवर हो जाता है और मजा आएगा चलाने में, और तब भी आपकी एफिशिएंसी डाउन नहीं होगी, मतलब तब भी वो 17-18 दे रही होगी। लेकिन जो एक्चुअल फन होता है, मतलब स्टीयरिंग कनेक्ट, मतलब बॉडी रोल, ये दोनों चीजें जो है इस गाड़ी में कुछ खास नहीं है, और आई थिंक कह लो कि वन ऑफ द वीकेस्ट इन द सेगमेंट है। इवन मैंने ग्रैंड विटारा वाले भी वीडियो में ये चीज बोली थी कि ठीक ठाक बॉडी रोल है, मतलब जब आप, ये नहीं कि इट्स नॉट अबाउट अननर्विंग, कि मतलब आपको कॉन्फिडेंस खो रहे हो और ये क्या हो गया, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं सेगमेंट में बची है कि जो डेंजरस हो ड्राइव करने में, लेकिन स्टीयरिंग लूज सा फील होता है, वेट बढ़ जाता है उसमें, मतलब वेट आ जाता है, लेकिन कनेक्ट काफी कम फील होता है। और दूसरी चीज सिंपल सी ये है कि बॉडी रोल ठीक ठाक है, क्योंकि सस्पेंशन ट्रैवल आप देख ही सकते हो अच्छा खासा है इसमें। तो इसी वजह से किसी को फन करना है, कॉर्नर्स पे करना है, चाहे जो है लेन चेंजेस करने हैं, क्विक लेन चेंजेस हाईवेज पे, उसके लिए गाड़ी बिल्कुल नहीं बनी। तो परफॉर्मेंस के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत भी जो है वो चाहिए, स्पेशली मैनुअल में, तो ऑब्वियसली आपको पता ही है एलिवेट है। और अगर आपको जो है वो ये है कि मेरे को 4.3 मीटर नहीं, थोड़ी छोटी चलेगी, तो ऑलमोस्ट सारी 4 मीटर जो गाड़ियां हैं वो टर्बो पेट्रोल्स हैं, तो वो सारी की सारी गाड़ियां इससे तेज हैं। ठीक है, तो अगर आपका बजट 15 लाख रुपए के आसपास है, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़ा बॉडी वॉडी रोल कम चाहिए, तो आपके पास छोटी गाड़ियां हैं जिनमें वो सारी चीजें हैं, तो आप वो ले लो। अब आ गए हम वेरिएंट्स पे, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, 4 वेरिएंट्स हैं, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस। ZXi और ZXi प्लस में ऑप्शनल है, विच इज कि आप 50-60 हज़ार रुपये ज्यादा दो, आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस पावर ट्रेन कॉम्बिनेशन के साथ आपको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले CNG में आप बेस वेरिएंट बहुत तगड़ा वैल्यू फॉर मनी है, बहुत ही बढ़िया है। इसका वैसे भी 11.5 लाख रुपए एक शोरूम है, उसमें आपको सारी बेसिक चीज़ें मिल जाती हैं, इवन आपको टच स्क्रीन मिल जाती है, आपको जो है वो आगे के फ्रंट स्पीकर्स मिल जाते हैं। ये एक बहुत वियर्ड चीज़ है कि इसमें इवन टॉप ZXi तक भी जो है पीछे वाले स्पीकर्स ही नहीं है। तो मुझे लगता है 100% पीछे वाले स्पीकर्स लगाने की कोई ना कोई, मतलब खुद ही कंपनी जो है वो बताएगी कैसे लगेगा, तो वो लग जाएंगे। आपका LXi में बेसिक्स सारे कवर्ड हैं, और बहुत ही आपको कम दाम में एक CNG चाहिए, स्मूथ CNG, स्पेशली जो लोग ब्रेजा लेने में दिक्कत कर रहे थे बूट स्पेस की वजह से, तो वो चीज़ आपका कवर्ड हो जाएगा CNG में, मजा आ जाएगा आपको बेस वेरिएंट में। ब्रेजा लेने जा रहे थे, आप ये ले लो, मैं तो कह रहा हूँ आपका बूट स्पेस वाले इशू खत्म। ठीक है, और आप जो है वो परिवार को भी ले जा सकते हो आराम से, थोड़ा बहुत जो है 1-2 चीजें आपने लगवा ली, बेसिक सारे कवर्ड हो गए। VXi क्या लेना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से सीधे ZXi लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये हो जाता है कि भाई मैं CNG में जो हूँ, मेरे पास पैनोरामिक सनरूफ का भी ऑप्शन आ जाएगा, सारी चीजें एक मॉडर्न लुकिंग जो गाड़ी होती है, मतलब आपको ZXi से LED हेडलाइट से वो सब चीजें मिल जाती हैं, तो आपको ये होगा कि सारी चीजें मेरी गाड़ी में काम की हैं, प्लस वो गाड़ी CNG है, और प्लस वो क्योंकि जो है वो मैनुअल है, मैंने आपको पहले बताया था, तो आपका जो है वो अच्छा खासा यूज हो रहा है, नॉर्मल पैसे बचाने में भी और परिवार को घुमाने ले जाने में भी। तो वो सब अगर कवर्ड आपको चाहिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए CNG गाड़ी चाहिए जिसमें आपको कोई भी फीचर बाहर से लगवाना ना पड़े, ठीक है, तो आप जो है वो ZXi लीजिए, बढ़िया लगेगी देखने में और किसी को फील ही नहीं होगा कि वो CNG है। तो ये 2 चीजें हो गई। VXi भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, किसी को फीचर्स की जरूरत नहीं है तो इट्स फाइन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ZXi मतलब ऑप्शन है तो क्यों नहीं। यही चीज मैं पेट्रोल मैनुअल के लिए भी बोलूंगा कि जो है आप बेस वेरिएंट उठाओ, बहुत ही सही, उसके बाद आप जो है वो ZXi भी ले सकते हो, अच्छा लगेगा चलाने में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आप मतलब मत जाना, क्योंकि ये चीज होती है कि एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के आप ऊपर चले गए तो फिर आप ऑटोमेटिक ले सकते हो, फिर आप हाइब्रिड ले सकते हो, आपको और पैसा बचेगा, और हाइब्रिड ऑटोमेटिक हिसाब किताब जो है वो चलाने में भी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगेगा। ठीक है, तो मैनुअल में टॉप वेरिएंट लेने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली। तो उसी वजह से क्या है कि अब आपका हम लोग ऑटोमेटिक में आ जाते हैं, 1.5 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर वाला जो ऑटोमेटिक है। इसमें आप ये चीज ध्यान रखना कि आपको टॉप वेरिएंट में ADAS मिलता है, जो आपको लेने की जरूरत नहीं है। इतनी महंगी गाड़ी जिसमें आपको सिर्फ ADAS और ये सब चीजें मिल रही हैं एक्स्ट्रा, तो वो आपको नहीं जरूरत है लेने की, क्योंकि वो इंजन और वो गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन हाईवेज के लिए नहीं बना है। ओवरटेक्स में दिक्कत करता है, बहुत ही आप स्लो ड्राइवर हो तो बात अलग है कि आप 100 की स्पीड तक धीरे धीरे पहुंचे और आपने ADAS पे लगा के छोड़ दी गाड़ी और आसपास आपके सारे एक्सप्रेसवेज हैं, तो बात अलग है, ठीक है, लेकिन उतने प्राइस पे दैट इंजन कॉम्बिनेशन डजंट मेक सेंस। वो जो इंजन कॉम्बिनेशन है वो आप लो, उसका बेस वेरिएंट जो है VXi है। वो अच्छी बात यह है कि उस इंजन गियरबॉक्स के साथ, ऑटोमेटिक के साथ, आपको ऑटो होल्ड और EPB, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड मिल जाता है, विच इज अ ग्रेट थिंग। तो आपका जो है वो मैनुअल हैंड ब्रेक चला गया, वो बहुत बढ़िया, आपका जो है वो ऑटो होल्ड फंक्शनलिटी आ गई जो आपको काफी मदद करेगी ट्रैफिक में। तो इस पर्टिकुलर ये जो आप बीच का वेरिएंट देख रहे हो ना, हाइब्रिड हो गया चाहे आपका 1.6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर हो गया, ऑटोमेटिक्स में VXi बहुत अच्छा है। इतना अच्छा ये मैनुअल्स बताएंगे, सिंपल हिसाब किताब है।
तो इसीलिए आप VXI को इन वेरिएंट्स में चूज करो। मस्त, बहुत ही सारी मैक्सिमम चीजें जो रिक्वायर्ड होती हैं सारी हैं इसमें, और ऑटोमेटिक के साथ आप जो है वो ये ले सकते हो। इसके ऊपर अगर आप जा रहे हो तो ऑटोमेटिक में आपको जो है, मेरे हिसाब से सीधे हाइब्रिड लेना चाहिए। जो स्पेक शीट देखने वाले होते हैं ना, वो ये आपको बताएंगे कि यार हाइब्रिड ले रहे हो, 3 लाख रुपए महंगी है ऑटोमेटिक से, तो क्या ही फायदा, आप 3 लाख रुपए कब तक निकाल पाओगे। लेकिन लाइफ इज नॉट अबाउट स्पेक शीट, कार इज नॉट अबाउट स्पेक शीट। आप ये चीज देखो कि हाइब्रिड कितनी तेज है नॉर्मल उसके ऑटोमेटिक से, तो वो भी तो एक एक्सपीरियंस ऐड करता है ना। वो भी आपके जो है वो लाख 1.5 लाख रुपए तो उसी चीज के हो गए, एक्स्ट्रा टॉर्क के, जो आपको इलेक्ट्रिक पुश मिल रहा है मोटर से। तो यार ये चीज कोई सोचता ही नहीं है। और आपका ठीक है, आपका एवरेज ऑलमोस्ट डबल मिल रहा है, वो तो बात की बात है पैसे बचाने की, लेकिन आप उसको 3 लाख रुपए जो दूर है वो आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई उसमें जो है आपकी परफॉर्मेंस बेटर है, वो आप लो, आपको मजा आएगा चलाने में। दैट इज ऑल्सो अ थिंग जो आप एंजॉय करो। और जिन भी स्टेट्स में आपका हाइब्रिड टैक्स कम है, मतलब 5% है, उसमें तो मजे ही मजे हैं। जैसे यूपी है, उसमें आपको लिटरली 17 लाख रुपीज ऑन रोड पे एक प्रॉपर हाइब्रिड मिल जाएगी, जिसमें आपको एक्स्ट्रा जो है MID अलग से मिल जाती है और मोड्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो हाइब्रिड्स में आपको ये 3 लाख रुपए बहुत आराम से दे देनी चाहिए, जस्ट फॉर दैट एक्सपीरियंस। तो आप बोलोगे यार मैक्सिमम जो बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टेलगेट हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, बढ़िया चीज़ें हैं, वो तो टॉप ही वेरिएंट में है। तो मैं तो टॉप वेरिएंट तो आप किसी चीज़ में बता ही नहीं रहे हो। लेकिन मेरा जो रिकमेंडेशन है वो टॉप वेरिएंट में है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, क्योंकि सिंपल सा हिसाब किताब ये है कि उस रेंज में और कोई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड अभी तक है ही नहीं। होंडा सिटी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड थी, वो कोई लेता ही नहीं है, ठीक है, उसमें उतने फीचर्स भी नहीं है। तो लास्ट के कंक्लूजन में व्हाट आर द यूएसपीज, तो सबसे मेन यूएसपी ये है इसका बेस वेरिएंट। इसके बेस वेरिएंट में आपको ग्रैंड विटारा की ही तरह प्रॉपर सारी चीज़ें, काम की सब कुछ मिल जाता है, स्पेशली शहर में यूज़ के लिए, क्योंकि क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं है। आपके पास ऑटो AC है, आपके पास बेसी वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन भी मिल जाती है, आपको बाहर से छिड़वाने की जरूरत नहीं है, आपके पास 17 इंच के पहिए, तो बेसिक्स आर ऑल कवर्ड। और हाँ, सबसे मेन चीज़ कि कीलेस एंट्री भी है। दूसरी चीज़ अच्छी ये मेरे को लगी कि इसके टॉप वेरिएंट के फीचर्स अच्छे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली उनका जो फीचर एग्जीक्यूशन है, जो उनकी रिलायबिलिटी है फीचर्स की, वो भी अच्छी रहेगी। जैसे स्मार्ट टेलगेट हो गया, आपका जो है वो ऑटोमेटिक में ADAS हो गया, तो उनकी वर्किंग भी बढ़िया ही रहेगी। मारुति का ट्रैक रिकॉर्ड ओवरऑल रिलायबिलिटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टेबिलिटी में भी अच्छा रहा है। तीसरी चीज़ ये कि इसका हाइब्रिड वेरिएंट इज 16.3 एक्स शोरूम। आपको जो है वो 18 लाख रुपए के आसपास गाड़ी लेनी है, जिसमें आपको अच्छा खासा ज़्यादा चलना होता है। सो बहुत ही ज़्यादा कंपेलिंग ऑप्शन ये हो जाता है हाइब्रिड से रिलेटेड। और फ्यूचर भी जो है हाइब्रिड टाइप का ही है, नियर फ्यूचर हाइब्रिड टाइप का ही लग रहा है, तो आप ये आराम से ले सकते हो। जो दैट इज़ वाई आपका जो ओवरऑल पैकेज है, अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मेंस और फन टू ड्राइव फैक्टर, वो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। बस ये पर्टिकुलर चीज़ ना कवर होके आपकी जो है वो सेफ्टी भी कवर हो रही है, आपकी रिलायबिलिटी भी कवर हो रही है, आपका कंफर्ट भी कवर हो रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है सस्पेंशन में। तो ग्रैंड विटारा और हाइराइडर का बहुत प्यारा कंफर्ट है, वो भी इसके सस्पेंशन में होगा ही। तो बड़े बड़े गड्ढे झेलने का हिसाब किताब बढ़िया रहेगा इसमें। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसे लगी। किसी भी गाड़ी में अगर आपको अभी भी इशू आ रहा है चूज़ करने में, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको कंसल्टेशन का फ़ोन नंबर दे रखा है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी चीज़ बच रही हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, वो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं आपको अलग से आंसर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।